हाँ ठीक है। तो कल हमने रिचुअल्स स्टार्ट किया था। तो रिचुअल्स हमने देखा था कि जो मिथ्स होते हैं, मिथ्स हमने देखा था कि कोई एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है जो किसी एक फैक्ट को वैलिडेट करने के लिए मेनली रिलीजियस एंगल से जोड़ दिया गया है। वो एक मिथ्स होता है, ठीक है। जैसे कि दिवाली के ऊपर एक स्टोरी है रामायण की, ठीक है। तो जनरली मिथ्स में बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं, मतलब गॉड होता है और एक डेविल होता है, जैसे राम और रावण हो गया। और मिथ्स में कुछ रिचुअल्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली में पूजा होती है, वो एक रिचुअल हो गया। तो और मिथ्स जनरली एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर उसको सोसाइटी के थ्रू फॉलो करवाने के लिए जनरली ऐसे मिथ्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था नेल्स कट करने वाला मिथ, ठीक है। तो हमने एक फीचर ये देखा कि भाई मिथ्स के साथ रिचुअल्स एसोसिएटेड होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मिथ्स के साथ रिचुअल्स एसोसिएटेड होते हैं। तो रिचुअल क्या है कि रिचुअल भाई मिथ अगर एक स्टोरी है विच इज़ स्टोरी, तो ऑब्वियसली नॉन मटीरियलिस्टिक हो गई ना। तो मिथ रिचुअल इज़ समथिंग मटीरियलिस्टिक, ठीक है। इस मिथ को आप मैनिफेस्ट कर दो किसी टेंजिबल फॉर्म में, ठीक है। जैसे आरती करके, पूजा करके, या फिर कोई मंत्र पढ़ के, इन सब तरीक़ों से, इन सब रिचुअल्स से, इस टाइप के रिचुअल्स को जब आप प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हो तो यू आर ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर मिथ इनटू एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब रिचुअल्स के ना अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक है रिचुअल राइट डे पैसेज, ये इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक है राइट्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। जो राइट्स डे पैसेज है, राइट्स ऑफ पैसेज है, ये है, इसमें ना 3 स्टेजेस हैं। ये कहता है कि हर रिचुअल का पर्पस क्या होता है। हर रिचुअल का पर्पस होता है आपकी ना स्टेज चेंज हो जाती है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर स्टेज 1 से स्टेज 2 में चले जाते हो। इसको ना तुम, ये एक सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल सा फिनोमेना है, इसको तुम किसी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो। जैसे एज सिंपल एज बर्थडे का अगर कोई सपोज़ करो, हर बर्थडे एज अ सेलिब्रेशन, एज अ रिचुअल क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि उसमें आप एक पर्टिकुलर एज को छोड़ के दूसरी एक नई एज में एंटर कर रहे हो। सो दिस बर्थडे इज़ योर ट्रांजिशन डे, दिस इज़ योर ट्रांजिशन फेज। सो दिस इज़ योर ट्रांजिशन फेज। तो ये एक बर्थडे का रिचुअल हो गया, ठीक है। और कुछ लोग बर्थडे के एक दिन पहले कुछ करते हैं, बर्थडे के एक दिन बाद कुछ करते हैं, ठीक है। तो एक दिन पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं कि वो आप इस स्टेज से अपने आप को कट करना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, नई स्टेज में आने के लिए। ओल्ड स्टेज से आपको कट करना है, न्यू स्टेज में आपको एंटर करना है। तो ओल्ड स्टेज से कट करने के लिए अलग रिचुअल होंगे, न्यू स्टेज में एंटर करने के लिए अलग रिचुअल होंगे, और इस ट्रांजिशन के फेज़ में बर्थडे वाले दिन अलग रिचुअल होंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत सिंपल सा बर्थडे का एग्जांपल दिया। इसको बड़े लेवल पे तुम मैरिज का सबसे अच्छा एग्जांपल समझ सकते हो कि भाई मैरिज में क्या होता है। कुछ रिचुअल्स मैरिज के दिन वाले होते हैं कि भाई आज है, दिस इज़ योर डे वेयर यू आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, सोसाइटी में स्टेटस चेंज हो जाएगा आपका। आप अपने ट्रांजिशन फेज में एंटर कर जाओगे, वेयर यू आर लीविंग योर ओल्ड लाइफ एंड यू आर एंटरिंग योर न्यू लाइफ, ठीक है। यू आर एंटरिंग योर न्यू लाइफ, ठीक है। सो दिस मैरिज में व्हाट हैपेंस इज कि भाई आप अपना पुराना जो स्टेटस है, व्हाट इज़ दैट, योर बैचलरहुड, यू लीव दैट स्टेटस एंड योर न्यू स्टेटस ऑफ बीइंग मैरिड यू एंटर, ठीक है। तो इसमें मैरिज में स्टेज 1 के अलग रिचुअल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हल्दी सेरेमनी, या फिर लेट्स से मेहंदी सेरेमनी, ठीक है, या फिर लेट्स से एंगेजमेंट हो गया, ठीक है। एंड देन मैरिज के दिन के अलग रिचुअल्स होते हैं,
जिसको हम जैसे कि फेरे वगैरह हो गए या वरमाला हो गई, एंड देन मैरिज के बाद के अलग रिचुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल विदाई हो गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप टेक ओवर करते हो और अलग अलग तरीके से, ठीक है, ये हो गया। तो इन अलग अलग 3 स्टेजेस को राइट्स ऑफ पैसेज बोलते हैं। पैसेज का मतलब होता है ना एक रास्ता। तो राइट्स ऑफ पैसेज मतलब एंटरिंग, इस रास्ते में आपको जाना है फ्रॉम वन स्टेज टू सेकेंड टू थर्ड। सेकेंड इज योर ट्रांजिशन, थर्ड इज योर एक्चुअल न्यू स्टेज, ठीक है। तो राइट्स ऑफ पैसेज में ये 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज यू सेपरेशन, इधर देखो ये सेपरेशन है, ठीक है, दैट यू सेपरेट फ्रॉम योर ओल्डर स्टेट and then you enter into the transition state, and you again enter the society with a new status, with a new formed let's say responsibilities and new status in the society, and you are again reintegrating with the society, ठीक है। you separation में you had cut with your old self, रीइंटीग्रेशन में यू आर अ न्यू सेल्फ, ठीक है। ये रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन ये है कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो जो बहुत बड़े मतलब बड़े लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से पूरा गांव परफॉर्म कर रहा है, या फिर लेट्स से कि पूरा स्टेट परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि न्यू ईयर, बैसाखी। ये इसमें भी हम एक नए स्टेजेस में एंटर कर रहे हैं ना, बट दीज आर कलेक्टिव रिचुअल्स जो बहुत सारे लोग मिल के परफॉर्म कर रहे हैं। सो दीज आर राइट्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन। वाई? बिकॉज इंटेंसिफाइड रिचुअल्स हैं ये, वेयर many people perform, ठीक है। सो दैट इज़ इट। यहाँ पे अदर टाइप्स देख लेना कि अदर टाइप्स ऑफ राइट्स क्या होते हैं। प्रेयर अपने आप में एक टाइप का रिचुअल है, ठीक है। सैक्रिफाइस देना, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक इंसेंस स्टिक जलाना, ये अपने आप में एक रिचुअल है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर विश मांगते हो कि भाई ये स्टेज से मैं इस स्टेज में आ जाऊँ। सो दैट इज़ ऑल्सो रिचुअल वेयर यू वॉन्ट टू एंटर अ न्यू फेज, और मे बी you want something new or something flourishing to happen into your life, ठीक है। so altering state of individual, music, dance, blah blah, ठीक है। next है टैबू। अब टैबू में ये है कि टैबू, हमें पता है कि टैबू क्या होता है, जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं सोसाइटी में, और वो रिस्ट्रिक्शन उस पर्टिकुलर सोसाइटी ने कलेक्टिवली डिसाइड की होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, ठीक है। दैट इज़ टैबू। तो सिंपल, ठीक है। देखो टैबू इज़ अनरिटन लॉ ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज दैट रिस्ट्रिक्ट्स द सोसाइटी फ्रॉम डूइंग समथिंग। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। हर टैबू के साथ एक अपना रिचुअलिस्टिक बिहेवियर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉटम, ठीक है। अब टॉटम के साथ बहुत सारे टैबूज होते हैं, लाइक फूड टैबू, है ना, कि भाई इस टॉटम को खाना नहीं है। तो ये अपने आप में एक रिचुअल हो गया, ये अपने आप में एक रिचुअल हो गया कि हमें खाना नहीं है। दिस इज़ द रिचुअल, ठीक है। दिस इज़ द कस्टम, दिस इज़ द रिचुअल, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ये रिचुअल है कि भाई वी डोंट ईट बीफ बफ, दिस इज़ द रिचुअल ऑफ हिंदुइज़म, ठीक है। सो दैट इज़ इट। नाउ Fraser was the first one to talk about taboo, and then Brown and Freud talk about it. Brown was this structural functionalist, and he says कि जो टैबू होता है वो रिचुअल अवॉइडेंस है, या फिर रिचुअल प्रोहिबिशन है। रिचुअल प्रोहिबिशन है, फॉर एग्जांपल कि आप किसी रिचुअल को परफॉर्म करने से रोक रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउन ने ये कहा है कि मेंस्ट्रुएशन में, पीरियड्स के टाइम पे टेम्पल्स में एंट्री अलाउड नहीं होती है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग वेयर दिस पर्टिकुलर टैबू ऑफ नॉट अलाउइंग women or is what, where you are prohibiting the women from performing particular rituals.
So that is taboo according to Brown. And according to Sigmund Freud, it is consciousness of common guilt. वो ये बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो टैबूज होते हैं इनका ओरिजिन पॉइंट कोई ना कोई गिल्ट पॉइंट होता है कि भाई अब देखो, सब फॉर एग्जांपल टॉटम का एग्जांपल ले लो, मे बी जो टॉटम एनिमल है उसको कभी किसी ने मारा होगा, ठीक है, मैं बहुत डिस्टेंट किसी टाइम में, और मे बी उसको मारने के बाद ही कोई नेचुरल डिज़ास्टर या कलामिटी आ गई हो, ऑल्दो वो दोनों चीज़ें एसोसिएटेड नहीं होंगी, बट स्टिल मे बी ऐसा हुआ होगा। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स ये एक टैबू बन गया कि नहीं भाई इस जानवर को नहीं मारना है, यही हमारा एंसेस्टर है, क्योंकि देखो इसको मारा तो फिर कैसा फ्लड्स आ गया या फेमाइन आ गई या फिर ड्रॉट्स आ गए, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक ये किसी ना किसी कॉमन गिल्ट से जुड़ा हुआ होता है टैबू, ठीक है। फ्रॉड बोलता है टाइप्स ऑफ टैबू देख लेना बहुत ईजी है कि भाई फूड टैबू, सेक्स टैबू, रिलीजियस टैबू, प्रोटेक्टिव टैबू, ठीक है। और इवन टॉटम के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे पास 3 टाइप के टैबूज होते हैं, प्रोहिबिटिव, प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव, ठीक है। एंड देन कम्स, हाँ अब हम पढ़ेंगे मैजिक, रिलीजन एंड साइंस, ठीक है। इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन, और फिर इनके आपस के बीच के रिलेशंस कि भाई मैजिक और रिलीजन के बीच में क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। और फिर रिलीजन और साइंस के बीच में क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हैं, और फिर मैजिक और साइंस के बीच में क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटी है। सो फर्स्ट इज़ मैजिक। देखो सिंपल सी बात है कि मैजिक और रिलीजन के बीच में अगर डिफरेंस जानना है, सिंपल सी बात, दोनों ट्राइबल एरियाज़ में दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मैजिक को ही रिलीजन भी मानते हैं और रिलीजन में मैजिक भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक, ऐसा नहीं मतलब छोटा मोटा नहीं, मतलब दे हैव बिग लेवल ऑफ मैजिक जिसमें दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेल्स और रिचुअल्स बहुत इलेबोरेट होते हैं उनके, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट मैजिक, बट देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन स्पेशली इन ट्राइबल सोसाइटीज़। देखो ये होता है भगवान की तरफ का नज़रिया। रिलीजन में दे बिलीव कि दे बिलीव गॉड इज़ ऑल पावरफुल, ठीक है। गॉड इज़ ऑल पावरफुल, भगवान ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एंड ऑल दे कैन डू इज़ प्रे टू द गॉड, ठीक है। द रिलीजन इज़ मोर ऑफ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, नॉट जस्ट गॉड बट कंप्लीट यूनिवर्स, ठीक है। दैट वी सिंपली प्रे कि भाई हमारे साथ अच्छा हो, बुरा ना हो, या फिर हमारा फ्लरिशमेंट हो, हमारा क्रॉप्स अच्छा है, ठीक है, अच्छी फिशिंग हो, अच्छा हंटिंग गैदरिंग हो, इस टाइप से प्रे दैट इज़ एसोसिएटेड विद रिलीजन, ठीक है। अब देखो वर्ड्स यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं और रिचुअल्स यहाँ पे भी होंगे, और बट मैजिक में अलग क्या है, मैजिक में दे ट्राई टू मैनिपुलेट द सुपर नेचुरल, या जिसको कह लो गॉड, ठीक है। दे थिंक कि भाई हम कुछ चीज़ें करेंगे, वी विल परफॉर्म सम XYZ एक्टिविटीज़, वी विल परफॉर्म सम XYZ रिचुअल्स, और हम नेचर को और सुपर नेचुरल पावर्स को, भगवान को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन। अब देखो इसका सिंपल एग्जांपल है, फ्रेज़र ने सबसे एलैबोरेट स्टडी करी थी मैजिक पे। तो फ्रेज़र की बुक थी गोल्डन बाउ में इसने 2 टाइप के मैजिक दिए थे। इसने बोला था कि मैजिक 2 टाइप से परफॉर्म होता है, 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिमिलैरिटी मतलब कि तुम फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका सबसे अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। छोटा नागपुर में एक ट्राइब है, वो क्या करते हैं कि अगर उनके वहाँ पे बारिश नहीं आ रही होती
तो देखो बारिश कैसी होती है, जब बारिश आती है तो बारिश से पहले थंडर होता है ना। थंडर मीन्स बादल का गड़गड़ाना। तो जब बादल गड़गड़ाते हैं तो वो बहुत ज़ोर से साउंड होती है, ठीक है। तो उस साउंड को ना ये इमिटेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बोल रहे हैं, क्योंकि सिमिलरली वैसी ही साउंड ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस थंडर में ये क्या करेंगे कि एक बहुत ऊंचे हिल पे ले जाके एक पिग को, मतलब एक सूअर को मार देंगे। जब वो सूअर को मारेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो वो बहुत मतलब ज़ोर से चिल्लाएगा और उसकी जब आवाज़, वो ये मानते हैं कि इसकी आवाज़ इज़ इक्वल टू, इसकी आवाज़ सुन के जो थंडर होगा या फिर जो रेनफॉल होगी वो भी अपने आप को बरस जाएगी और फिर वो भी मतलब रेनफॉल आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी अकर्स, कि बिहेवियर को मिमिक करना, ठीक है, किसी बिहेवियर को सिमिलरली परफॉर्म करना, ठीक है। ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसके बेस से। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स कि किसी जो एक पर्टिकुलर मटेरियल ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो इसमें इसका प्रिंसिपल ये होता है, वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल आप किसी का बाल ले लो, और फिर क्योंकि वो जो बाल है वो उस इंसान का है और उस इंसान का बाल है, तो उस इंसान का बाल लेके फिर आप मे बी उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दो, दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। या फिर एक ट्राइब होती है, वो क्या करती है कि जैसे टाइगर होता है, टाइगर को मार के टाइगर का खून पी लो, क्योंकि टाइगर का खून हमेशा टाइगर की बॉडी में रहा है, तो टाइगर के अंदर जो वैलर होगा, जो ब्रेवरी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, वो आपके अंदर आ जाएगी, ये बिलीव करते हैं। सो दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक तुमने सुना होगा वूडू। वूडू डॉल होती है, एक काले रंग की ना एक छोटी सी डॉल होती है। अब इस डॉल के ऊपर ना वो पिन विन लगाते रहते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। क्योंकि इस वूडू डॉल को वो ये मानेंगे कि भाई सपोज़ करो कि किसी को मेरे ऊपर मैजिक करना है, ठीक है, तो वो इंसान ये करेगा कि भाई दिस वूडू डॉल इज़, वो अपने मन में मानेगा दिस वूडू डॉल इज़ शालू, ठीक है। और फिर वो पिन 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 करते रहेंगे, पिन मतलब कुछ ऑब्वियसली स्पेल्स के साथ, कुछ मंत्र तंत्र के साथ पिन पियर्स करेंगे उसके अंदर, इंडिकेटिंग कि भाई जिस तरह से ये इसको पियर्स कर रहे हैं उसी तरह से वही सेम पेन मेरे बॉडी में होगा, दैट इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये फ्रेज़र ने दिया था, फ्रेज़र ने इलेबोरेटली दिया था, ये हमने आई थिंक उसमें भी पढ़ा था थ्योरीज़ में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैजिक। मैजिक इज सुपर मैनिपुलेटिंग सुपर नेचुरल एंड मेलनॉस्की सेज, मेलनॉस्की अपनी फंक्शनल डेफिनेशन देंगे, वो ये बोलेंगे कि हेयर यूजिंग मैजिक दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नेचर, ठीक है। क्योंकि इनको तो पता नहीं है भाई नेचर कैसे वर्क करता है, इनको नहीं पता कि इवेपोरेशन क्या होता है, या फिर इनको नहीं पता रेनफॉल क्या होता है। दे जस्ट थिंक कि दे कैन कंट्रोल द नेचर विद देयर स्पेल्स, ठीक है, मैजिक स्पेल्स, देयर टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल टेक्निक्स सफिशिएंट, ठीक है। अब मैजिक में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तीन ही मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक जो मैजिक परफॉर्म कर रहा है जिसको प्रैक्टिशनर बोलते हैं या फंक्शनरी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ कि भाई उसका एम क्या है, उसका एम। अब मैजिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एम हो सकते हैं, पर रिलीजन में हमेशा पॉजिटिव एम होता है, ठीक है। रिलीजन इज़ ऑलवेज सेक्रेड, मैजिक कुड बी ईविल ऑल्सो, सेक्रेड भी हो सकता है, ईविल भी हो सकता है। आप अच्छे अच्छे कॉजेज़ के लिए भी मैजिक परफॉर्म कर सकते हो कि भाई आपकी इस बार क्रॉप्स अच्छी हो। नेक्स्ट है कि मैजिक में अपने फार्मूलाइज होते हैं, कोई स्पेल्स होते हैं, स्पेल्स लाइक तंत्र मंत्र, कोई रिचुअल्स राइट्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, फॉर एग्जांपल आहुति दो, आग जलाओ, ब्ला ब्ला, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मे बी कोई वॉन्ड होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मैजिक हमने पढ़ लिया कि वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब देखो मैजिक और रिलीजन के बीच की अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ये तुम खुद ही सोचो कि भाई मैजिक और रिलीजन के बीच की सिमिलैरिटी क्या है।
देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दोनों मानते हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट साइंस की तरह नहीं है कि साइंस में देयर इज़ अ डिवीजन, सम पीपल थिंक दैट गॉड एग्जिस्ट, सम पीपल थिंक दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, बट मैजिक और रिलीजन में एटलीस्ट ये तो सिमिलैरिटी है, बोथ थिंक कि गॉड एग्जिस्ट एंड बोथ हैव रिचुअल्स, दोनों में रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, मैजिक में भी और देखो दोनों में रिचुअल्स कोई डेजिग्नेटेड फंक्शनरी ही परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि रिलीजन में कोई प्रीस्ट हो गया और मैजिक में भी कोई लेट्स से शमन हो गया, शमन एक मैजिक परफॉर्म करने वाला इंसान होता है ट्राइबल सोसाइटीज़ में, शमन शमन ठीक है। और दोनों ही कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रैशनैलिटी है, दोनों में ही नॉन एम्पेरिकल बेस्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रूवन तरीके हैं, ठीक है, नॉन एम्पेरिकल बेस्ड है। और ये देखो दोनों ही इंटेंजिबल होते हैं कि भाई मैजिक और रिलीजन दोनों में ही कोई बहुत टैंजिबल चीज़ें तो है नहीं साइंस की तरह कि हाँ चलो ये फोर्सेस हैं, इसके पीछे का ये रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है कि चलो ये हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंजिबल टाइप की चीज़ है। दे बोथ अराइज आउट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, दोनों में टैबू होता है, वेरी इंपॉर्टेंटली साइंस में कोई टैबू नहीं होता, मैजिक रिलीजन में दोनों में टैबू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, फंक्शनरी होता है दोनों में, ठीक है। तो प्रिमिटिव पीपल दे डू नॉट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन, दे हैड ब्लेंड ऑफ बोथ, फॉर एग्जाम्पल ट्रोपियन आइलैंडर्स, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंशिएट अगर हम करें रिलीजन और मैजिक को, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया था, जैसा कि कल हमने पढ़ा एमिली डरखाइम ने बोला जो सेक्रेड चीज़ें हैं वो रिलीजियस हैं, जो प्रोफेन चीज़ें हैं वो मैजिक है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट अगर हम खुद से करें तो हम मतलब कॉमन सेंस लगा के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि देखो रिलीजन और मैजिक में फ़र्क क्या होता है। मैजिक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं बेनेवोलेंट या मैलेवोलेंट दोनों हो सकता है। रिलीजन जनरली बेनेवोलेंट ही होता है, ठीक है। और मैजिक में जो मे बी जो लॉज होते हैं वो काफ़ी यूनिफॉर्म होते हैं कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर तंत्र है, यही पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए ये तंत्र है, ये रिज़ल्ट चाहिए तो ये तंत्र है, ठीक है। एक्स रिज़ल्ट के लिए ए तंत्र है, वाई रिज़ल्ट के लिए बी तंत्र, दैट इज़ फिक्स्ड। रिलीजन में कुछ फिक्स्ड नहीं होता, मतलब आपकी डाइवर्सिटीज़ बहुत सारी है। एक तो रिलीजन इतने सारे होते हैं कि भाई ट्राइबल रिलीजन से अलग होते हैं, और फिर मेन लैंड सोसाइटी के रिलीजन भी बहुत सारे अलग होते हैं, ठीक है। और देखो ज़्यादातर मैजिक जो होता है वो अकेले में परफॉर्म किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप सबके सामने मैजिक परफॉर्म कर रहे हो, तो ये डिस्क्रीट होता है बहुत ज़्यादा। बट रिलीजन इज़ नो हिडन, ठीक है, रिलीजन का तो इट्स ऑल पब्लिक, ठीक है। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस कि भाई मैजिक में दे थिंक दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द सुपर नेचुरल पावर और गॉड, ठीक है। बट रिलीजन में they don't want to manipulate the god, they think that god is the ultimate being and they just pray to the god कि भाई सब कुछ अच्छा ही रहे, ठीक है। और मैजिक में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल्स होते हैं कि भाई हाँ मेरे को यही अचीव करना है, कि इस फॉर एग्जांपल वुडू डॉल से आपको ये आपका एक पर्टिकुलर टारगेट होगा कि हाँ भाई मेरे को इसके पैर में दर्द करना है, तो मैं पैर को प्रिक करते रहूँगी, ठीक है, पेन से। दैट इज़ द स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक गोल। बट रिलीजन में कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, हम जनरली एक बहुत ब्रॉड पॉजिटिव गोल्स लेकर चलते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारा करियर अच्छा हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट है मैजिक एंड साइंस। देखो मैजिक हमने देख लिया था कि भाई इट इज़ अ टेक्निक टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स बाय मैनिपुलेटिंग सुपर नेचुरल, बट देन व्हाट इज़ साइंस। साइंस का जैसा कि हमें खुद भी पता है कि भाई साइंस क्या है, कि हमने कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता चला कि अच्छा दिस फैक्ट विच इज़ एग्जिस्टिंग ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट हमें पता लग गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अच्छा कि ये एप्पल है, ये नीचे गिर रहा है, तो ये क्यों गिर रहा है। अब हमें पता लग गया कि इफ़ेक्ट है कि एप्पल का नीचे गिरना, कॉज है ग्रेविटी।
कॉज है ग्रेविटी, एंड वी दिस इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, दिस इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, इट अप्लाइज एवरीवेयर कि भाई ग्रेविटी से चीज़ें, दोज ऑब्जेक्ट्स हु होल्ड लार्जर ग्रेविटी आर हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अदर बॉडीज़। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, बट मैजिक कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं होता, एविडेंस नहीं होता उसके पास कि भाई हाँ चलो कोई एविडेंस है, नहीं, रैशनैलिटी नहीं होती। ठीक है, तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, देखो नोइंग, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी वी जस्ट नो कि व्हाई द एप्पल फॉल्स, knowing the unknown, why the apple is falling, through known means gravity। ठीक है, knowing the unknown through known और let's say experiment। तो इसको सिंपल वर्ड्स में लिख दो कि भाई knowing, let's say कि putting rational or having empirical evidence to all the factual things। ठीक है, through factual and rational एक्सपेरिमेंटेशन एंड बिलीफ सिस्टम्स। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? अगर हम मैजिक और साइंस में सिमिलैरिटी देखें वो तो बहुत कम निकलेंगी, बट सिमिलैरिटी देखो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों में कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट होता है मतलब कि साइंस का कॉज एंड इफेक्ट अभी हमने देख लिया। मैजिक का कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? मैजिक का कॉज एंड इफेक्ट ये होता है कि मैजिक में आपको इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपका गोल क्या है, ये चाहिए, और कॉज क्या है कि कि आपके जो रिचुअल्स हैं, मंत्र हैं, दैट इज़ कॉज। ठीक है, आप गोल पे कैसे पहुंचोगे? अपने मंत्र से। ठीक है, दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट, दोनों में होता है। दोनों में अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, दोनों के अपने एक उसूल होते हैं भाई, लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पर भी कुछ भी कर लो। ठीक है, दोनों में फेलियर्स हो सकते हैं, बट देखो जब साइंस में फेलियर होता है तो देर आर चांसेस टू रेक्टिफाई दैट फेलियर, टू करेक्ट दैट फेलियर। पर मैजिक में ऐसा नहीं है कि एक बार फेलियर हो गया तो आप क्या रेक्टिफाई करोगे, मतलब आपके तो सेट रूल्स थे, है ना, तो मे बी यू चेंज योर रूल्स और समथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो साइंस में यू की हिट एंड ट्राई एंड कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है, बोथ हैव देयर ओन पर्टिकुलर जार्गन्स, कि अपने अपने वर्ड्स होते हैं। मैजिक में अपने स्पेल्स होते हैं और साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी इज़ अ साइंटिफिक वर्ड। ठीक है, बोथ कैन बी मैनेवोलेंट एंड बेनेवोलेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मैजिक का तो हमें पता है दोनों में मैलवोलेंट और बेनवोलेंट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट साइंस भी मैलवोलेंट और बेनेवोलेंट हो सकती है। कि देखो हमने साइंस को कितना ज़्यादा मेलेवोलेंट पर्पस के लिए भी यूज़ किया है, फॉल्स पर्पस के लिए, गलत पर्पस के लिए हमने साइंस को भी यूज़ किया हुआ है। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना, ये सब साइंस के मैलेवोलेंट इफेक्ट्स हैं। डिफरेंसेस तो बहुत सारे आ जाएंगे कि भाई देखो जो साइंस है इट डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड मैजिक डील्स विद द सुपर नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, साइंस इज़ ऑल लॉजिकल, मैजिक इज़ ऑल बेस्ड ऑन रॉन्ग assumptions। ठीक है, साइंस इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रैशनैलिटी, इधर कोई रैशनैलिटी नहीं है, अनसर्टन है। ठीक है, साइंस इज़ वेरीफाइबल कि भाई हाँ चलो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, फेलियर कैन बी करेक्टेड बट नो सच थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिलीजन एंड साइंस। रिलीजन एंड साइंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं? देखो रिलीजन को हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम माना जाता है, क्योंकि रिलीजन में नई चीज़ें आना और और एग्जिस्टिंग चीज़ों का जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दोनों ही चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। आप किसी भी रिलीजन में ना नए कंसेप्ट्स नहीं इनकलकेट कर सकते, क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं, लोगों को सोचेंगे अरे ये तो झूठ है। ठीक है, या फिर दिस इज़ नॉट रिलीजन इज़, इसीलिए रिलीजन को एक क्लोज्ड सिस्टम माना जाता है। बट नो, साइंस इज़ अ वेरी ओपन सिस्टम। रिलीजन को सेक्रेड माना जाता है, साइंस इज़, अगर साइंस को देखा जाए तो प्रोफेन कंसिडर कर सकते हो, या इट इज़ नाइदर सेक्रेड और एंड नॉर प्रोफेन। ठीक है, बिलीफ में भी यूनिवर्सल इन रिलीजन, और साइंस में लॉज यूनिवर्सल होते हैं, रिलीजन में यूनिवर्सल लॉज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी का अलग बिलीफ सिस्टम है, हिंदुज़म का अलग है। ठीक है, नॉन एम्पेरिकल, एम्पेरिकल, कलेक्टिव, इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है,
सो दैट इज़ इट। अब देखो मैजिक और साइंस की अगर हम बात करें तो फ्रेज़र ये बोलते हैं मैजिक इज़ बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस। बास्टर्ड सिस्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइंस की तरह मैजिक में भी कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है, और साइंस की तरह मैजिक के भी अपने पर्टिकुलर गोल्स होते हैं, बट देन मैजिक इज़ मैजिक, ठीक है? तभी वो बास्टर्ड सिस्टर बोल रहे हैं उसको, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज। मैजिको रिलीजियस फंक्शनरी जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसे लोग जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो मैजिक और रिलीजन दोनों के हों, ठीक है? उनमें सबसे पहला है जो ट्राइब्स में, एकदम प्रिमिटिव ट्राइब्स में जो फेमस है, जिसमें ना स्पेशलाइजेशन नहीं होता। स्पेशलाइजेशन मतलब कि आज के टाइम पे क्या होता है कि देखो आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में देखें तो हमारा पूजा पाठ करने के लिए, रिलीजियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कौन है? रिलीजियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हैं प्रीस्ट, है ना, पंडित हैं। सपोज करो हिंदू सोसाइटी को ही देख लें, या फिर चर्च में फादर होते हैं, ठीक है? बट ये है हमारे रिलीजन के लिए, और मैजिक परफॉर्म करने के लिए अलग बाबा वाबा होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ना एक स्पेशलाइजेशन आ गया, बट ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये स्पेशलाइजेशन नहीं होता। और देखो हमारे पास अपनी हमारी डिजीज़ क्योर करने के लिए कौन है? डॉक्टर है, ठीक है? सर्जन है, डॉक्टर एमडी डॉक्टर्स होते हैं या फिर सर्जन्स होते हैं, ठीक है? बट रिलीजन बट प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि ये सारे फंक्शंस ना एक ही इंसान परफॉर्म करता है, और कभी कभार तो पॉलिटिकल फंक्शन भी वही परफॉर्म करता है कि भाई मेकिंग द रूल्स, मेकिंग द लॉज एंड गवर्निंग द लॉज ऑल्सो, ठीक है? तो उसको बोलते हैं शमन, ठीक है? और शमन को, जैसा कि हमने कल मना की बात करी थी एनिमेटिज्म में, तो शमन को माना जाता है कि भाई शमन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मना, तभी तो शमन को सेलेक्ट किया है कि चलो हमारी ट्राइब का शमन ये होगा। अब ये शमन क्या करेगा? ये इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये मैजिक भी परफॉर्म करेगा, और मैजिक भी अलग अलग तरीके का या फिर अलग अलग पर्पस के लिए, कि भाई हमारी ट्राइबल सोसाइटी में क्रॉप्स अच्छी हों और इसके लिए मैजिक परफॉर्म करेगा, या फिर हमारा ट्रेड अच्छा हो। फॉर एग्जांपल ट्रॉपियंडर्स में ये वॉयज पे जाते हैं तो फिर हमारा वॉयज सक्सेसफुल हो, सब लोग ज़िंदा लौट आएँ, ठीक है? या फिर इसके पास ऐसी भी सुपर पावर्स होती हैं, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं कि भाई कोई इंसान है, ठीक है, ही ब्रिंग्स न्यूज़ फ्रॉम सुपर नेचुरल वर्ल्ड। ये मानते हैं कि ये जो भी सुपर नेचुरल वर्ल्ड है उससे न्यूज़ लेकर आते हैं कि भाई कल को कोई आने वाली आपदा तो नहीं है, या कोई खुशखबरी आने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है? या फिर ये हंटिंग के टाइम पे, ये हंटिंग पे जाने से पहले, जब लोग हंटिंग पे जाते हैं उस जाने से पहले बिग गेम्स को लोकेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है? और कि भाई कहाँ पे अच्छा जानवर मिलेगा, बड़ा जानवर मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट है दे दे ऑल्सो गाइड सोल्स ऑफ डेड टू प्रॉपर अबोर्ड, कि भाई जो इंसान मर गया उसको गाइड करने में भी ये हेल्प करते हैं कि आप प्रॉपरली अपना, आपका जो एक्चुअल मतलब आपको जहाँ जाना चाहिए टू अदर वर्ल्ड, अदर यूनिवर्स, वहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे वो आत्मा ना भटके, इस टाइप से ये लोग मानते हैं, ठीक है? तो ये वेदर रिपोर्ट्स भी देते हैं, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये प्रिडिक्ट करते हैं सब कुछ सुपर नेचुरल, ठीक है, चीज़ें। और दे क्योर फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी ऑल्सो ऑफ विमेन, ठीक है? अब शमन का इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, शमन कुड बी मेल एंड फीमेल इन एनी सोसाइटी, ठीक है? और शमन के पास ऐसा माना जाता है कि शमन के पास शमन को इसलिए सेलेक्ट किया है, अब हज़ारों लोगों में से किसी एक को शमन क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस इंसान के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और कोई बाहर की अच्छी स्पिरिट्स हैं जो इसको सारी चीज़ें गाइड करती हैं, ठीक है? तो शमन इज गाइडेड बाय गार्जियन स्पिरिट्स एंड ही एंटर्स इनटू अ ट्रांस स्टेट एंड गोज इनटू अनदर वर्ल्ड, ठीक है? हेंस
ऐसा माना जाता है ही इज़ इन डायरेक्ट कंट्रोल विद सुपरनैचुरल बीइंग्स। ठीक है, तो अब भाई ये कैसे पता करें कि कौन शमन बनेगा? तो अलग अलग सोसाइटीज़ में ना अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्किमोज़ जो सोसाइटी होती है, एस्किमोज़ अलास्का में होते हैं, और अलास्का में ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ीले जगहों पे रहने वाले ट्राइब होती है ये। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इग्लू में रहते हैं। इग्लू होता है ना, बर्फ़ का घर जो होता है, उसमें रहते हैं। और ये हंटिंग करते हैं बस, और हंटिंग गैदरिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव सोसाइटी है। यूएस में जो अलास्का है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो एस्किमोज़ में ये प्रोसेस होता है कि जो इंसान सबसे अच्छा ड्रम बजाता है, ड्रमिंग, वो शमन कहलाया जाएगा। उसी तरह इंडिया में एक ट्राइब है अंगमी नागा। अंगमी नागाज़ ये सोचते हैं कि भाई जिसको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, या बहुत इंटेंस सपने आते हैं, या फिर जिसको सपनों में आगे की चीज़ें पता लग जाती हैं। ठीक है, कोई बच्चा बच्चा हो गया फॉर एग्जांपल 14-15 साल का, उसको सपने आ रहे हैं और उसको पता लग रहा है कि अरे ये होगा, और फिर वो हो भी रहा है, तो उसको वो शमन बना देंगे। ठीक है, दैट इज़ इट अबाउट शमन। ठीक है, तो ये शमन सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीस्ट। प्रीस्ट वही है आज के टाइम के जो प्रीस्ट होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड रिलीजियस लीडर्स जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज सोसाइटीज़ विद एलैबोरेट कल्चर। ठीक है, विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब विच क्राफ्ट और सॉर्सरी में इम्पॉर्टेंट सिर्फ फ़र्क जान लो। वो ये है कि देखो, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि जो लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं वो दो टाइप से लोग होते हैं। एक होता है विच क्राफ्ट और एक होता है सॉर्सरी। विच क्राफ्ट में ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं। सॉर्सरी कुड बी, सॉर्सरर कुड बी मेल और फीमेल। ठीक है, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, विच क्राफ्ट को ना जनरली मार दिया जाता है, और अभी गवर्नमेंट के ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं जिसमें मतलब अगर किसी ने भी विच क्राफ्ट को ऐसा ऐसा मानते हैं लोग कि भाई ये औरत एक विच है और ये सबके लिए बैड ओमन है, शी ब्रिंग्स बैड ओमन, तो इसको मार दो। ठीक है, ये होता है। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं कि भाई आपने किसी को मार दिया तो आपको जेल हो जाएगी, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप ट्राइबल सोसाइटी से हो या क्या हो, आप अपने कस्टम्स में भी ये फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो विच क्राफ्ट और सॉर्सरी में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सॉर्सरी होती है ना, वो जनरली ऐसे मानो कि सपोज़ करो कि मैं अगर सॉर्सरर बनना चाहती हूँ, तो मुझे सॉर्सरर बनना पड़ेगा किसी गुरु से। मुझे कुछ कुछ सीख के, कुछ क्लासेस लेके, ठीक है, मेरा कोई गुरु मेरे को ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके बेसिस पे मुझे सीखना पड़ेगा। तो इट इज़ जनरली एक्वायर्ड। ठीक है, सॉर्सरी। बट जो विच क्राफ्ट होती है ना, वो ऐसा माना जाता है कि उस इंसान के अंदर बाय बॉर्न कोई एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर है जिससे ही और शी हैज़ द एबिलिटी टू हार्म अदर पीपल। ठीक है, जैसे कि मेरे अंदर कोई ऐसी लोग माने ऐसा कि भाई मेरे मेरे अंदर कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर है कि मैं अपने आप से ही कोई तंत्र मंत्र पढ़ के मैं किसी का दूर से ही हार्म कर सकती हूँ, किसी का नुकसान कर सकती हूँ। दैट इज़ विच क्राफ्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन कि भाई एक्वायर्ड है एक, और एक इनवॉलेंटरी माना जाता है कि भाई वो इंसान होता ही है, विच होता ही है। ठीक है, इसीलिए उसको मार दिया जाना अच्छा है। ठीक है, और जो सॉर्सरी है वो ज़्यादातर किसी ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल वूडू डॉल वाला जो ब्लैक मैजिक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज़ सॉर्सरी। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेबल है ज़्यादातर। पर विच क्राफ्ट में जैसा कि मैंने बोला कि मैं दूर से ही अपने अंदर ही मंत्र पढ़ के किसी को मतलब हार्म कर दूँगी, दैट इज़ विच क्राफ्ट। ठीक है, दे डू नॉट यूज़ एनी मटीरियल सब्सटेंस। ठीक है, दे सिंपली परफॉर्म मैजिक डिस्क्रीटली। ठीक है, हाँ, तो विच क्राफ्ट इज़ मेनली इमेजिनरी होता है। लोग इनफैक्ट बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं बिना किसी एविडेंस के, वो बस असेस कर लेते हैं कि हाँ चलो ये औरत विच क्राफ्ट है, इसको मार दो। सिंपली वो ऐसे ही इजीली मार देते हैं बस असेस करके। ठीक है, इमेजिन करके कि हाँ चलो ये होगा, ऐसा होगा। ठीक है, दैट इज़ इट। तो इसको रिवाइज कर लेना। कल हम, ये खत्म हो गया। हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया।